नंदिनी साउथ इंडियन फैमिली से आई थी, इसलिए शादी के बाद अक्सर ही किसी फंक्शन या फिर फेस्टिवल पर वो कांजीवरम साड़ी जरूर पहना करती थी। कुछ भी कहो नंदिनी, तुम्हारी कांजीवरम साड़ी तुम्हारी खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। इसको पहनने के बाद तुम बहुत सुंदर लगती हो। वैसे एक बात तो है, कांजीवरम साड़ियों की अपनी ही पहचान है जो देखने से अलग ही पता चलती है। थैंक यू मम्मी जी, आप भी पहना करो ना, आप पर भी बहुत सुंदर लगेंगी। ठीक है बहू, पहन लूंगी, कोई फंक्शन आए तो देखती हूँ। तभी नीलम की सहेली सुमन का फोन आ जाता है। नीलम सुमन से बात करने लगी और कुछ देर बाद फोन रखकर वो नंदिनी से बोली, तुम अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी ना कि मैं कांजीवरम साड़ी पहन लूं। मौका आ गया है, मेरी सहेली सुमन की बेटी की सगाई है तो उसने फंक्शन में बुलाया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है मम्मी जी, अब मैं आपके लिए एक सुंदर सी कांजीवरम साड़ी निकाल देती हूँ, आप वही पहन लेना। नंदिनी कमरे में साड़ी देखने चली जाती है। एक बात है नीलम, कुछ भी कहो, हमारी बहू नंदिनी बहुत मिलनसार है। तुम्हारा और नंदिनी का इतना मेलजोल देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। नंदिनी बहुत अच्छे स्वभाव की है जी। पहले तो जब आशीष ने बोला था कि लड़की मद्रासी है तो मैं यही सोच रही थी कि वो हमारे परिवार में कैसे जुड़ पाएगी, पर नंदिनी ने मेरी सारी चिंता दूर कर दी। वो हमारे परिवार में इतनी जल्दी घुल मिल गई है कि मुझे बहुत खुशी होती है। मम्मी आखिर पसंद किसकी है? नंदिनी अपनी सास के लिए बहुत सुंदर सी कांजीवरम साड़ी निकाल देती है, पर नीलम को साड़ी के साथ का ब्लाउज सिलवाना था। इस वजह से वो नीलम को बाजार ले जाती है। दर्जी की दुकान पर जब नीलम और नंदिनी पहुंचे तो वहाँ सुमन भी आई हुई थी। आपस में बातचीत शुरू हो गई। हाँ, सारी तैयारियां तो हो चुकी हैं, बस साड़ी के साथ के ब्लाउज उठाने थे। मेघा एक सहेली के साथ गई हुई है, उसकी रिश्तेदारी में कोई है जो कांजीवरम साड़ियां बेचते हैं, तो मेघा का बहुत मन था कांजीवरम साड़ी पहनने का। उसने सोचा कि वो थोड़ी बहुत साड़ियां खरीद लेगी। पर आंटी जी, असली कांजीवरम साड़ी की पहचान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल बाजार में कांजीवरम साड़ियों की कई नकली कॉपी आने लगी हैं और जिन्हें इस बात की नॉलेज नहीं होती तो उन्हें दुकानदार महंगे दामों में साड़ियां बेच देते हैं जो कि असली नहीं होती है। अब ये नहीं पता कि मेघा असली कांजीवरम खरीद रही है या नकली। ऐसा भी होता है बहू, हमें तो ये बात पता ही नहीं थी, नहीं तो हम तुमसे ही बात कर लेते। कहीं ऐसा ना हो कि मेघा साड़ियां खरीद ले फिर वो वापस भी नहीं लेंगे। एक काम कर, अभी मेघा कहाँ है, एड्रेस पूछ ले, हम दोनों साथ चलते हैं। नंदिनी को तो पहचान है असली कांजीवरम साड़ी की, ये तो देखते ही पहचान लेगी। हाँ, मैं मेघा को फोन करती हूँ और उसको बोल दूंगी कि अभी साड़ी ना खरीदे, वहीं रुके। कुछ देर बाद सुमन नीलम और नंदिनी के साथ उस एड्रेस पर पहुंचती है जहाँ मेघा गई हुई थी। नंदिनी साड़ियां देखते से ही पहचान जाती है कि ये कांजीवरम साड़ियां नकली हैं। भैया जी, क्यों किसी को फालतू का लूट रहे हैं? ये कांजीवरम साड़ियां नकली हैं। असली कांजीवरम साड़ियां ऐसी नहीं होती जैसी आप मेघा को बेच रहे हैं, और आप असली कांजीवरम साड़ी के दामों पर बेच रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है। पर नंदिनी भाभी, रितु तो मुझे कह रही थी कि ये अंकल जी असली कांजीवरम साड़ियां बेचते हैं। रितु, तूने मुझसे झूठ बोला था। नहीं, मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। अंकल जी, आप नकली कांजीवरम साड़ियां बेचते हो, आपकी वजह से मेरी फ्रेंडशिप भी खराब हो रही है। मैं मेघा को कई सालों से जानती हूँ, मेरे विश्वास पर ही मेघा आपके पास साड़ियां खरीदने आई हुई है। इतने सालों से मैं कांजीवरम साड़ी बेच रहा हूँ, किसी ने मुझे कोई शिकायत नहीं दी, आपको कैसे पता कि ये नकली है? पहचान है मेरे पास, मुझे शाम तक का समय दीजिए, मैं आपको अपनी असली कांजीवरम साड़ी दिखाती हूँ, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेघा, हम शाम को फिर आते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। शाम को नंदिनी अपनी असली कांजीवरम साड़ी लेकर फिर से उस दुकानदार के पास पहुंचती है और सब सामने आ जाता है। नंदिनी की कांजीवरम साड़ी और उस दुकानदार की कांजीवरम साड़ी में जमीन आसमान का फर्क था। सारी बातें साफ हो चुकी थी। दुकानदार मेघा को नकली कांजीवरम साड़ी बेचकर लूटने वाला था, पर नंदिनी की वजह से मेघा बच गई। नंदिनी, आज तुम्हारी वजह से कितना नुकसान होने से बच गया, वरना हम तो लूट ही जाते। आई एम सॉरी मेघा, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, बल्कि आज नंदिनी भाभी की वजह से मैं भी असली और नकली कांजीवरम साड़ी में फर्क करना सीख गई हूँ। कोई बात नहीं, इट्स ओके। पर मम्मी, अब मैं असली कांजीवरम साड़ी कहाँ से लूं? चिंता मत करो मेघा, मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर पर मंगवा दूंगी, जिनमें से एक कांजीवरम साड़ी मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट होगी। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। सगाई के फंक्शन में जब सबने कांजीवरम साड़ी पहनी तो उसका लुक बहुत डिफरेंट था। देखते से ही लग रहा था कि असली कांजीवरम साड़ी पहनी है, जिसकी सबने बहुत तारीफ की। 8 साल का मासूम मनीष आंखों में आंसू लिए अपनी छोटी बहन को गोद में थामे खड़ा रो रहा था। तभी खांसते हुए उसकी माँ ने उससे कहा, मनीष बेटा, मेरा जाने का वक्त आ गया है और मेरे जाने के बाद अब तुझे ही अपनी दोनों बहनों का कन्यादान करना होगा। वादा कर बेटा। मैं वादा करता हूँ माँ, मैं अपनी दोनों बहनों का अच्छे से ध्यान रखूंगा और अच्छे से उनकी शादी करवाऊंगा। तभी मनीष की बीमार माँ जोर जोर से सांस लेने और खांसने लगती है। माँ तुम चिंता मत करो, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। बाहर तेज बारिश हो रही थी। मनीष बारिश में ही डॉक्टर के क्लिनिक पर निकल पड़ता है, लेकिन क्लिनिक बंद होता है। फिर जब वो घर लौट कर आता है तब तक उसकी माँ अपनी बीमारी और गरीबी से लड़ते हुए सदा सदा के लिए आंखें बंद कर चुकी होती है। हे भगवान, ये तूने क्या किया? पहले तूने हमारे सर से बाप का साया छीन लिया और अब माँ को भी मुझसे और मेरी बहनों से छीन लिया। रजनी के मरने के बाद उसके घर में मुखिया आता है। राम 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 राम, न जाने किन गरीबों को मैंने अपना घर किराए पर दे दिया। एक तो ये गरीब, ऊपर से मनहूस। पहले ये बच्चे अपने बाप को खा गए और अब अपनी माँ को भी मार डाला। अरे ओ जग्गा, हरिया, बाहर उठाकर फेंको इन सबको।
बाहर तेज बारिश हो रही होती है। मुखिया के गुंडे उन बच्चों के साथ ही रजनी की लाश को उठाकर बाहर फेंक देते हैं। बाहर खड़ी भीड़ तमाशा देख रही होती है, लेकिन कोई भी उनकी मरी हुई माँ को कंधा नहीं देता और सब वहाँ से चले जाते हैं। बेचारा मनीष सबसे गिड़गिड़ाता रहता है। कोई मदद करो हमारी, कोई हमारी माँ की लाश को कंधा दे दो। सभी मुंह फेर कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर मनीष की बड़ी बहन जो कि 5 साल की होती है उससे कहती है, चलो भैया, कोई हमारी मदद नहीं करेगा, हम ही माँ की लाश को अग्नि देते हैं। फिर मनीष ने अपनी माँ की लाश को थैले में रखकर शमशान ले जाकर उसकी चिता को आग लगा देता है। उस चिता को देखकर मनीष को समझ में आ गया कि ये दुनिया मतलब की है और यहाँ हर किसी को अपनी मदद खुद ही करनी पड़ती है। घर से बेघर होने के बाद वो गरीब भाई अपनी दोनों बहनों के साथ यहाँ वहाँ भटकता रहा। फिर उसे एक सेठ दिखाई दिया। चलो रे, जल्दी जल्दी सामान ट्रक में लोड करो। सेठ जी, भगवान के लिए मुझे कोई काम दे दीजिए, मुझे अपनी दोनों बहनों को खाना खिलाना है। पिछले 3 दिन से इन्होंने कुछ भी नहीं खाया है। ठीक है, जा फिर जल्दी से वो बोरियां उठाकर इस ट्रक पर रख, चल। कम उम्र का होकर भी मनीष बड़े आदमी जैसे भारी बोरियां सर पर उठाकर रखता है। उस दिन उसकी पहली कमाई उसे 100 रुपए मजदूरी के तौर पर मिलते हैं। उन पैसों से वो अपनी छोटी बहन के लिए दूध और बड़ी बहन के लिए बर्गर खरीदता है, मगर खुद पानी पीकर ही गुजारा कर लेता है। अब वो हर रोज सेठ के लिए काम करता और पैसे कमाता। ऐसे ही समय बीता और अब वो सब बड़े हो गए। जहाँ बड़ी बहन सलोनी सांवले रंग की थी, वही छोटी बहन रुचि दिखने में बेहद सुंदर और गोरी थी, इसलिए उसे खुद पर बड़ा ही घमंड था। सलोनी, रुचि, कहाँ हो तुम दोनों? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। लाओ भैया, दिखाओ क्या लाए हो आप मेरे लिए। ये लो, ये तुम्हारा, और ये सलोनी, ये तुम्हारा। रुचि गिफ्ट खोलती है। छी भैया, ये गिफ्ट लाए हैं आप मेरे लिए। इस सूट को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आप इसे किसी मंगल बाजार से उठाकर लाए हैं। बिल्कुल बहन जी टाइप सूट है। आप रहने दो, आपकी चॉइस घटिया है। आप ना मुझे 15,000 दे दो। कल मेरी फ्रेंड्स शॉपिंग के लिए मॉल जाएंगी तो मैं उनके साथ ही जाकर कुछ ले लूंगी। अपनी छोटी बहन की खुशी के लिए मनीष अपनी सारी कमाई उसके हाथ में रख देता है, मगर सलोनी अपने भाई की बात को समझती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज रुचि अपने भाई से कहती है, भैया मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बोल ना मेरी प्यारी बहन, बोल। भैया मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ, रौनक नाम है उसका, और वो एक अमीर घर से है। मैं उनके साथ खुश रहूंगी क्योंकि वो हमारी तरह गरीब नहीं है। रुचि का ऐसा कहना उसके भाई के लिए एक थप्पड़ सा था, लेकिन वो चुप रह जाता है और कहता है, रुचि, सलोनी तुमसे बड़ी बहन है, एक बार उसका रिश्ता पक्का हो जाए फिर मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। मनीष सलोनी के लिए रिश्ते देखने लगता है, लेकिन उसके सांवले रंग के कारण कोई भी उसे पसंद नहीं करता। भैया इसके काले रंग के कारण इसे रिश्ते नहीं मिलते तो मैं क्या करूँ? भला मैं क्यों कवारी रहूँ इसके पीछे? अपनी बहन के बारे में ये कैसी बातें कर रही हो तुम? वो ठीक ही तो कह रही है भैया। तभी पंडित उनके घर आते हैं और मनीष से कहते हैं कि जो 2 दिन पहले गरीब रिश्ता तुम्हारी बहन सलोनी के लिए आया था, उन्होंने सलोनी को पसंद कर लिया है। ये सुनकर मनीष बहुत खुश होता है। अब वो अपनी दोनों बहनों की शादी की तैयारी शुरू कर देता है। फिर एक रोज रुचि के ससुराल वाले उसके लिए बहुत ही महंगा शादी का जोड़ा और गहने लेकर आते हैं। रुचि, ये शादी का जोड़ा और ये डायमंड सेट माँ ने तुम्हारे लिए पसंद किया है। इसे शादी वाले दिन जरूर पहनना, ओके? क्योंकि मेरी होने वाली दुल्हन लाखों में एक है। कुछ देर बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर रुचि खुद पर इतराते हुए कहती है, देखा मनीष भैया, कितना महंगा तोहफा भेजा है मेरे ससुराल वालों ने। अगर उनकी जगह आपको शादी का जोड़ा देना होता तो आप तो मेरे लिए वही मंगल बाजार की कोई घटिया सी साड़ी उठाकर ले आते और उसी में मेरा कन्यादान भी कर देते। ये कहकर रुचि वो सब सामान लेकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद मनीष खूब रोता है और अपनी माँ की तस्वीर से कहता है, आज मेरी छोटी बहन इस घर से जाते जाते मेरे मन पर घाव कर रही है कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सका, मैं एक अच्छा भाई नहीं बन सका। माँ ऐसा मत कहो भैया, आप तो बहुत अच्छे भाई हो, बहुत कुछ किया है आपने हमारे लिए। जहाँ रुचि अपनी कड़वी बातों से मनीष को घाव कर रही थी, वहीं सलोनी अपनी बातों से अपने भाई के घाव भर रही। सलोनी के ससुराल वाले गरीब थे, इसलिए वो उसे शादी का जोड़ा नहीं भेज पाते। फिर मनीष ही अपनी सांवली बहन को एक दुकान से लाल रंग की साड़ी, चूड़ियां और श्रृंगार का सामान देता है। ऐसे ही शादी वाला दिन भी आ जाता है। आओ मेरी काली बहन, अंदर आओ। मुझे देखकर बता, किस महंगे और सुंदर शादी के जोड़े में मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर लग रही हो मेरी बहन, लेकिन सच कहूँ तुम बहुत ही बेकार दुल्हन लग रही हो। ये कैसी बेकार सी साड़ी और गहने पहन रखे हैं तुमने, और ऊपर से ये सस्ती सी कच्ची चूड़ी पहन ली है। उफ, इस गरीब खाने में रहेंगे तो ऐसा ही होगा, इसीलिए मैं जल्द से जल्द इस गरीब खाने से बाहर निकलना चाहती हूँ। उफ, अब तो दम घुटता है इस घर में मेरा। शायद अमीर घर की बहू बनने की खुशी में तुम ये भूल गई हो कि हमारे भैया ने हमें कितनी मुश्किलों से पाला है। माँ बाप का साया सर से उठने के बाद अपना बचपन गंवाकर उन्होंने हमें पाला। खुद भूखे रहकर हमारा पेट भरा और माँ को दिए वादे को पूरा करने के लिए उन्होंने आज तक शादी नहीं की और अपना घर तक नहीं बसाया, और तुम कहती हो कि भैया ने हमारे लिए किया ही क्या है? ये सुनकर रुचि की आंखों के सामने वो दिन याद आ जाते हैं जब उसके गरीब भाई ने बचपन में ही कमाना शुरू कर दिया था और उनका पालन पोषण किया, उन्हें पढ़ाया लिखाया। रुचि को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। कुछ देर बाद बारात आ जाती है और अपनी मरती हुई माँ को दिया हुआ वादा वो गरीब भाई अपनी दोनों छोटी बहनों का कन्यादान करके निभाता है। विदाई के वक्त रुचि अपने भाई के गले लगकर रोती है और कहती है, भैया भैया हमें माफ कर देना। माँ के जाने के बाद आपने जिस तरह से हमारा ख्याल रखा वो कोई नहीं रख सकता। काश कि हर भाई आपकी तरह होता भैया। आखिर में वो गरीब भाई अपनी बहन को माफ कर देता है। फिर खुशी खुशी अपनी दोनों बहनों को विदा कर देता है।